जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष हो गया है पूरे विश्व में, अभी हम तीसरी बनने वाले हैं। तो ये बनाने वाला कौन है? बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। तो हम लोग हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? 3.833 की जो सहमति बनी है उसके लिए जो बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने लिया है वो 5 यूनिट का लेने का काम किया है। अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? लोग खाने में जो पहले ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे कि हमको सिर्फ रोटी दाल चावल से काम चल जाएगा, वो नहीं चलता है। और इसके लिए तमाम देश भर में हम लोगों ने सर्वे किया है। तमाम खाली पे लेवल 4 यानी कि आज के डेट में जो नायक होता है, और पे लेवल 5 यानी कि आज के डेट में जो हवलदार होता है, तो सिपाही का पेंशन 78,435 बन जाएगा दोस्तों। वहीं नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन के लिए एनसीजेसीएम ने जो प्रपोजल भेजा है उस प्रपोजल में हर डिमांड को ऊपर लेवल तक दिखाया गया है। काफी ऊपर लेवल की मांगे हैं। तो क्या उन मांगों का ग्राउंड रियलिटी के साथ जमीनी स्तर पर कोई संबंध है या नहीं है? क्या ये हवाई मांगे हैं? क्या ये कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं हैं? इन्हीं बातों को लेकर शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद ही जवाब दिए हैं दोस्तों जेसीएम की तरफ से इस तरीके का प्रपोजल जाना बहुत बड़ी बात है। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जेसीएम पूरे कर्मचारी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में जिस तरीके की मांगे जेसीएम द्वारा भेजी गई हैं, उसमें क्या तर्क दिए गए हैं वो बेहद अहम है दोस्तों। और कहीं ना कहीं 3.833 की मांग को अगर हम देखें फिटमेंट फैक्टर को, तो कहीं ना कहीं यह दिखता तो बहुत दूर है, लेकिन उस दूरी को तय करने के लिए जो जस्टिफिकेशन दिए गए हैं उनमें भी बहुत बड़े तर्क हैं दोस्तों। जी हां, इन्हीं के बारे में आगे बताऊंगा। क्योंकि अगर हम पेंशन की बात करें तो जो फिटमेंट फैक्टर बताया गया दोस्तों, उस फिटमेंट फैक्टर से वर्तमान में जो पेंशन है वो पेंशन इस तरीके से है। ये ओआरओपी का रेट का पेंशन है। सिपाही का पेंशन 20,463। वहीं अगर जो फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है वो एक्सेप्ट हो जाए तो सिपाही का पेंशन 78,435 बन जाएगा दोस्तों। वहीं अगर एक नायक की बात करें 23,569 रुपए, यह बढ़कर के बन जाएगा 90,400 रुपए दोस्तों, 90,400। वहीं अगर हवलदार की बात करें जिनका 24,763 रुपए आज के डेट में पेंशन है, तो उनका पेंशन पहुंच जाएगा 94,917 रुपए। वहीं नायब सुधार की बात करें 27,950 जिनको मिल रहा है, उनका पेंशन पहुंच जाएगा दोस्तों 1,07,133 रुपए। वहीं अगर हम सूबेदार की बात करें जिनको ओआरओपी 3 में आज के डेट में 31,500 मिल रहा है, तो उनका पेंशन पहुंच जाएगा दोस्तों 1,20,740 रुपए। जी हां, यह जो बढ़ोतरी होगी 8वें पे कमीशन में, अगर यह प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाए तो क्या इतना बड़ा प्रपोजल हवाई है? इसको लेकर के क्या तर्क हैं, वही चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। जो पे लेवल मर्ज किया गया है, जो प्रपोजल किया गया है, उसका आखिर क्या तर्क है? 7वें पे कमीशन के कौन से पेमेंट को कितना बनाने का तर्क दिया गया है, और इस पे लेवल मर्ज से किस तरीके से फायदा होगा कर्मचारियों को और पेंशनर को, उसके बारे में भी आगे समझेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी जानकारी को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जेसीएम सेक्रेटरी ने क्लियर किया कि कैसे 3.833 का फिटमेंट फैक्टर तर्क संगत है, यह साइंटिफिक भी है। जी हां, उन्होंने तर्क दिया है कि जो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है, जिसको बताया जा रहा है बहुत हाई डिमांड है, तो यह कैसे तर्क संगत है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है। जी हां, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके साथ ही साथ और हम हर तरीके से हर आंकड़ों पर डिस्कस करने को और उसको सत्य साबित करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी बोला है कि जो भी आंकड़े हमने भेजे हैं, जो भी प्रपोजल हमने भेजे हैं, सारा एनालिसिस के बाद, सारा सर्वे के बाद प्रिपेयर किया गया है, उसको हम डिस्कस करने को तैयार हैं। उसको सत्य साबित करने के लिए हमारे जस्टिफिकेशन, हमारे आंकड़े, हमारे फैक्ट्स रखने के लिए हम तैयार हैं, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ जरूरत पड़े तो हमारे सर्वे के पूरे डेटा को हम सरकार किससे और वेतन आयोग से साझा करने को तैयार हैं। जी हां, यह भी उन्होंने कहा है। तो चलिए सबसे पहले तो क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, उसके आगे फिर मैं आपको ये जो
पे लेवल वाला है वो भी समझाऊंगा। तो पॉइंट्स उन्होंने जो बताए हैं ये वाले देखिए। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, 3.833 फिटमेंट फैक्टर तय करते समय किस किस से सुझाव लिया गया है या परामर्श दिया गया है। देखिए, ऐसे कोई केवल 2-4 कर्मचारी संस्थान बैठ करके या 2-4 लोगों के बैठ करके बनाया हुआ यह सुझाव नहीं है। इसमें जेसीएम स्टाफ साइड के मेंबर्स तो थे, साथ ही साथ एआरएफ, एनएफआईआर जैसे रेलवे की बड़ी संस्थाएं भी सम्मिलित थी। इसमें एआईडीएफ, एनडीएडब्ल्यूएफ जैसे डिफेंस के बड़ी संस्थाएं भी सम्मिलित थी, जिसमें बीपीएमएस, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, और ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी नुमाइंदे थे। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर बनाया गया है, ये ऐसे कोई हवाई तरीके से नहीं बनाया गया है। बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, काफी माथापच्ची करने के बाद, इतने सारे विभागों के जो कर्मचारी संस्थानों के जो नुमाइंदे हैं, उनके बैठकों के बाद ये फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है और इसमें बहुत सारी तर्क भी दिए गए हैं दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट में, माता पिता को परिवार का हिस्सा मानते हुए फैमिली यूनिट को 3 के बजाय 5 लिया जाए, जिसको सरकार ने खुद माना है। जी हां, फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 करने की मांग की गई है। हाल फिलहाल का अगर रक्षा मंत्रालय का एक डिसीजन आपको बता दूं, जिसमें आवास आवंटन के लिए 3 के बजाय 5 फैमिली यूनिट को सरकार ने मंजूरी दी है, रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो ऐसे में क्यों नहीं पे पेंशन रिवीजन के लिए 3 के बजाय 5 फैमिली यूनिट को लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, और सरकारी आंकड़े ही ये बोलते हैं। एक्रोइड फॉर्मूला, अगर एक्रोइड की बात करें, अगर विदेशों की बात करें, तो हो सकता है वहां न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, वहां केवल माता पिता और बच्चे ही एक फैमिली में होते हैं। विदेशों में तो 18 साल हो जाने के बाद बच्चों को अपनी कमाई करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक परिवार है तो वो एक समूह है, जिसमें माता पिता भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, उनके नाती पोती भी रहते हैं। तो कहने का मतलब है, एक परिवार में केवल कमाने वाला उसके घर वाले और उसके बच्चे को ना लेकर के माता पिता को भी लिया जाए और फैमिली यूनिट को 5 लिया जाए, यह तर्क दिया गया है, जो कि फिटमेंट फैक्टर के उछाल के लिए एक बहुत बड़ा कारक है दोस्तों। इसके साथ ही साथ खाने पीने की जरूरतें, जी हां, आज की जो जरूरतें हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए। देखिए, न्यूट्रिशन फैक्टर्स, जो न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, एक इंसान के शरीर के लिए क्या क्या चाहिए, कितना कैलोरी, कितना जो है फैट, कितना जो है प्रोटीन चाहिए, उन चीजों को भी मद्देनजर रखा गया। यानी कि जो बताया गया है कि साइंटिफिक तरीके से इस फिटमेंट फैक्टर को निकाला गया है, तो ये भी एक तर्क है। फिर ये देखिए, न्यूट्रिशन फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पुराने जमाने के खान पान और आज के जमाने के खान पान में हुई बदलावों को मद्देनजर रखते हुए, जैसा कि जोमेटो, स्विगी, इस तरीके से आजकल बच्चे ऑनलाइन भी खाना ऑर्डर कर देते हैं, तो पैसा कहां से आएगा? वो भी तो कर्मचारी को तनख्वाह से ही देना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए। आज के डेट का जो खान पान का तरीका है, जो सिस्टम है, उनको मद्देनजर रखा जाए, ऐसी जो है तर्क वहां दी गई है। साथ ही साथ देखिए, ऐसी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आज की जरूरतें केवल दाल चावल नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो है फिटमेंट फैक्टर तैयार किया गया है। यानी कि आज से अगर 10 साल 20 साल पहले की बात करें तो दाल चावल सब्जी में शायद चल जाता था, लेकिन आज के डेट में बहुत सारी चीजों में बदलाव हो गए हैं। आप अगर कहीं घूमने जाएंगे तो बच्चे आपसे पिज्जा का ऑर्डर करने के लिए बोलेंगे, वो बोलेंगे हमें बर्गर खाना है। तो कहने का मतलब है, जो खान पान का तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। तो उस बदलाव को भी मद्देनजर रखते हुए ये फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए जो है कारक बनाया गया है, जो बड़ी बात है। आगे समझिए दोस्तों, पहनावे में बदलाव। अब नहीं चलते थान के कपड़े। जी हां, पहले जो थान के कपड़े होते थे, हम कपड़े खरीदते थे, सिलवाते थे, उसी से शर्ट हो जाता था, पैंट हो जाता था, इस तरीके से मतलब ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में फैशन आ गया है, कई सारे डिजाइनर्स कपड़े आ गए हैं, अच्छे ब्रांड के कपड़े चाहते हैं सभी, और पहने भी क्यों नहीं, क्योंकि जमाना ऐसा है। तो जमाने के साथ जो चीजें मिलाने हैं, उन चीजों को तो बेसिक जरूरतों में लेना पड़ेगा। इसलिए आज सबको ब्रांडेड पहनावे में इस्तेमाल करते हैं, तो सभी ब्रांडेड पहनावे जो इस्तेमाल करते हैं, उस बात को भी
कारक के रूप पर लिया गया है फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी का। अगला पॉइंट देखिए, रहने के लिए अच्छे स्टैंडर्ड घर चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं जिनमें खर्चा लगता है। जी हां, अच्छे स्टैंडर्ड के घर होते हैं, मॉडर्न सोसाइटी होते हैं, वहां रहन सहन जो है अच्छे खासे रहन सहन होते हैं, तो वहां खर्चा भी लगता है। तो उन बातों को भी कारक के रूप पर, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के कारक के रूप पर लिया गया है, जो एक जस्टिफाइड कारण है। आगे समझिए, ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बदल गया। पहले पैदल या साइकिल में जो है लोग चला करते थे, लेकिन आज के डेट में गाड़ियां हैं, लगभग हर किसी के पास 4 पहिया वाहन है, तो उसको मेंटेनेंस के लिए, उसको खरीद के लिए भी पैसों की ही जरूरत पड़ेगी। तो अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा नहीं देंगे तो वो कहां से आएगा, ये भी एक तर्क दिया गया है। इस्तेमाल होते हैं, आज सबके पास 4 पहिए हैं, तो इस बात को भी कंसिडर किया गया है फिटमेंट फैक्टर 3.833 निकालते समय। अगला पॉइंट, मोबाइल और मोबाइल डाटा पर होने वाले खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पर होने वाले खर्चे, ये बढ़ चुके हैं। जी हां, पहले मोबाइल इस्तेमाल नहीं होता था, आज के डेट में मोबाइल इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ इस्तेमाल होता है, हर साल 2 साल के बीच में वो बदलता भी है, उसको बदला जाता है, बदलना पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके के अपडेट होके आ जाते हैं। पहले 3G हुआ करता था, 4G हुआ, 5G, 6G, इस तरीके से उसके हिसाब से मोबाइल डाटा वगैरह में भी बदलाव होता रहता है, उसका खर्चा अलग से होता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पहले वॉशिंग मशीन वगैरह, इस तरीके के एसी वगैरह बहुत कम इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज के डेट में उनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए दोस्तों 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर का जो है जस्टिफिकेशन दिया गया है। और उसके साथ ही साथ एक सवाल, कहीं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं है, यह साकार होने वाला सपना है, सपने तो देखने ही पड़ेंगे। जी हां, शिव गोपाल मिश्रा जी का यह भी कहना है कि अगर सपने नहीं देखेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों जो जस्टिफिकेशन दिए गए हैं वो अहम जस्टिफिकेशन है। 8वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा की मांग की गई है, सालाना जो 6% की बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही साथ HRA, हॉस्टल सब्सिडी, FMA जैसे अलाउंसेस में जो बढ़ोतरी की मांग की गई है, उन मांगों के पीछे इन तर्कों को दिया गया है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको पे लेवल मर्ज का फॉर्मूला समझाता हूं कि किस तरीके से 8वें पे कमीशन के प्रपोजल में इसको सजेस्ट किया गया है। देखिए, पे लेवल 1 जो है वो पुराना पे लेवल 1 को ही पे लेवल 1 माना गया है। जो पे लेवल 1 18,000 रुपए बेसिक पे है, ये सर्विस के दौरान की बेसिक पे की बात हो रही है, 18,000 रुपए का बेसिक पे है। अब उसको बदल करके 69,000 की मांग की गई है दोस्तों, 69,000 की मांग की गई है। पे लेवल को 1 में ही रखा गया, लेकिन मांग 69,000 की गई है। इसमें भी 3.833 का फॉर्मूला लगाया गया है। अब अगला समझिए, पे लेवल 2 किसको बनाया जाएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग पे लेवल 2 और 3 है, ये 2 दोस्तों नीचे लेवल के कर्मचारी हैं, 3 होता है हमारा सिपाही, जो फौज में सिपाही होता है उसका पे लेवल 3 होता है। तो अब पे लेवल 2 के साथ पे लेवल 3 को मर्ज करने की यहां पर सिफारिश की गई है, जिसमें पे लेवल 2 में मिनिमम बेसिक 19,900 है 7वें पे कमीशन के रेट पे, और पे लेवल 3 में 21,700 है मिनिमम बेसिक। अब दोनों को क्लब करके, मर्ज करके और टोटल मिनिमम बेसिक बनाने की गुजारिश की गई है 83,200 रुपए। जी हां, ये 69,000 रुपए, ये 83,200 रुपए, जो कि 8वें पे कमीशन के लिए पे लेवल 2 बनेगा अगर इस प्रपोजल की माने तो। अगला, पे लेवल 3 किसको करने की गुजारिश की गई है, पे लेवल 4 यानी कि आज के डेट में जो नायक होता है, और पे लेवल 5 यानी कि आज के डेट में जो हवलदार होता है, उन दोनों को क्लब किया जाए और पे लेवल 3 में कन्वर्ट किया जाए। और अगर हम पे लेवल 4 की बात करें तो मिनिमम बेसिक 25,500 है, पे लेवल 5 की बात करें तो मिनिमम बेसिक 29,200 है। अब दोनों को मर्ज किया जाए और मर्ज करके नया बेसिक किया जाए 1,12,000 रुपए। जी हां, 1,12,000 रुपए मिनिमम बेसिक की मांग की गई है पे लेवल 3 में, जिसमें नायक और हवलदार को क्लब कर दिया गया है। आगे देखिए, पे लेवल 4, पे लेवल 4 यानी कि पे लेवल 6 को, अभी जो पे लेवल 6 है जो नायब सुधार का लेवल होता है, उसको पे लेवल 4 में कन्वर्ट करने की बात की गई है, जिसमें पे लेवल 4 में आज के डेट में जो मिनिमम बेसिक है, ये दोस्तों सर्विस के दौरान की बेसिक की बात हो रही है। पे लेवल 4 का जो स्लैब है वो 35,400 से शुरू होता है मिनिमम बेसिक। अब इसको 35,400 से बढ़ाकर 1,35,700 करने का जो है
मांग किया गया है, ये मांगा गया है दोस्तों। अगला पे लेवल 5, यानी कि पे लेवल 5 में आज के डेट का पे लेवल 7 और 8 को मिलाया जाए, यानी कि पे लेवल 7 सुबेदार, पे लेवल 8 सुबेदार मेजर, दोनों को मिलाया जाए और पे लेवल 5 बनाया जाए, जिसमें आज के डेट में 7वें पे कमीशन में पे लेवल 7 का मिनिमम बेसिक 44,900 है। यहां बेसिक पे की बात हो रही है, दोबारा आपको बता दूं। और जो 8 पे लेवल 8 का जो मिनिमम बेसिक है 47,600 है। अब इन दोनों को क्लब किया जाए और नया मिनिमम बेसिक 1,82,500 रुपए किया जाए, यह मांग की गई है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आखिर का पे लेवल, यानी कि पे लेवल 6 में अभी जो पे लेवल 9 और 10 है, यानी कि आप माने तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट या कैप्टन मान सकते हैं, हालांकि 10 भी होता है, लेकिन चलिए मिसाल के तौर पर लेफ्टिनेंट और कैप्टन को जो है मर्ज करके पे लेवल 6 अगर किया जाए, जो आज के डेट में 53,100 से शुरू होता है पे लेवल 9, और पे लेवल 10 56,100 से शुरू होता है, उसको जो है क्लब करके अब नया बेसिक 2,15,100 करने की मांग की गई है। तो देखिए पे लेवल को इस तरीके से मर्ज करके नया पे लेवल बना के नया बेसिक के तौर पर यह प्रपोजल किया गया है दोस्तों। हालांकि फौज में रैंक का डिफरेंस तो जरूर रहेगा। अगर इस प्रपोजल की हम बात करें तो जब यह फौज के लिए बनाया जाएगा, फौज के लिए जब टेबल प्रिपेयर किया जाएगा, तो उसमें रैंक वाइज जरूर डिफरेंसेस रहेंगे। लेकिन सिविल के हिसाब से ये पे लेवल अगर देखें तो जो मांग की गई है जबरदस्त मांग है। आने वाले समय बताएगा दोस्तों, सरकार के साथ जब 8वां पे कमीशन के साथ जब जेसीएम की बातचीत होगी, अपने तर्क वो रखेंगे, जो तर्क उन्होंने दिए हैं, जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिए हैं, वो जब सामने रखेंगे तो उन पर किस तरीके की प्रतिक्रिया सरकार की या 8वें पे कमीशन की होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में 8वां पे कमीशन के साथ किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी और किस तरीके से फायदा दोस्तों मिल पाएगा। तो आपको अभी मैंने ये पॉइंट भी, पे लेवल वाला पॉइंट भी समझा दिया दोस्तों। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन की जो प्रपोजल भेजी गई है जेसीएम की तरफ से, उसी से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।